नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार का मूड माहौल कैसा है, कहां पर एक्शन है, कहां पर एक्शन की कमी है, खबरें कौन कौन सी हैं और उन खबरों के दम पर आपके लिए बाजार में ट्रेड बनेगा कैसे। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अतुल गराता साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, प्रीतम पटनायक हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, मनोज कुमार जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के और जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं कॉटन के साथ, क्योंकि कॉटन पर एक नई रिपोर्ट आई है, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जारी की है और जिसमें यह कहा है कि 2022-23 में कॉटन की डिमांड 6% घट सकती है और ये घटकर 300 लाख गांठ के आसपास रहने की संभावना जताई गई है। सवाल यह है कि डिमांड घटेगी क्यों, और दूसरा सवाल यह कि डिमांड अगर घटेगी तो क्या सप्लाई का सिचुएशन ठीक है या सप्लाई बढ़ रही है, घट रही है, क्या है एक्चुअल सिचुएशन, इसी पर हम पहले बात करेंगे। गणात्रा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि डिमांड घटेगी क्यों? मॉर्निंग मृत्युंजय जी, देखिए डिमांड बहुत कम है और स्लो है, क्योंकि हमारा जो कॉटन का भाव है वो वर्ल्ड मार्केट से 6 से 7 हजार रुपया, मतलब करीब करीब 10% हाई है। तो इसलिए एक्सपोर्ट में ना तो हमारा कॉटन सेल हो रहा है, ना तो कॉटन यान तथा कपड़ा कुछ भी बिक नहीं रहा है। हम हमारे 350 लाख गांठ का जो कॉटन का उत्पादन होता है उसका 70% हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें कॉटन, कॉटन यान और कपड़े के स्वरूप में टोटल 70% हम एक्सपोर्ट करते हैं और 30% सिर्फ हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है। और अगर ये एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो हमारा कॉटन का कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मिलें यान बनाएंगी और कपड़ा बनाएंगी तो एक्सपोर्ट में डिमांड नहीं रहेगा तो बेचेंगे किसको। तो इसलिए आज भी जो मिले हैं वो 40 to 60% कैपेसिटी पे चल रही है। जो हमने अनुमान किया था कि फर्स्ट क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कॉटन का कंजम्पशन 80 लाख बेल्स होगा, तो अक्टूबर महीने में सिर्फ 13 लाख बेल का कंजम्पशन हुआ, नवंबर में 17 का होगा और दिसंबर में 20 लाख गांठ का एस्टिमेट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वार्टर में 80 लाख के बदले 50 लाख बेल का ही कंजम्पशन होगा, तो फर्स्ट क्वार्टर में ही 30 लाख बेल का कम दिख रहा है। इसलिए हमने एस्टिमेट ज्यादा कम नहीं किया, जो 320 लाख डिमांड का जो आप कह रहे हैं कि 80 लाख टन का आपका अनुमान था फर्स्ट क्वार्टर का, उसके मुकाबले 50 लाख टन के आसपास ही हो रहा है जी। 50 लाख गांठ, 50 लाख बेल, हाँ ठीक है। तो मतलब ये डिमांड क्यों कम हो रही है? क्या हमारे यहाँ भाव ऊपर हैं, भाव ज्यादा हैं, या जो ग्लोबल मंदी की आशंका है उसकी वजह से डिमांड कम हो रही है? नहीं, हमारे यहाँ भाव बहुत ज्यादा है मृत्युंजय जी। आज पाकिस्तान में कॉटन मिल रहा है 90 से 92 सेंट, चाइना का कॉटन है 86 सेंट, इंडियन कॉटन का आज का रेट है 110 सेंट। तो हमारा कॉटन के भाव बहुत ज्यादा हैं और ये जब कम होंगे, प्राइस में कम होंगे, तभी मिलें चल पाएगी, क्योंकि यान में 1 किलो भी कपड़े का यान का एक्सपोर्ट नहीं है। अगर यान का एक्सपोर्ट नहीं होगा तो मिले यान बना के करेगी क्यों? क्योंकि इस बहुत साल से हम देखते हैं हमारा 40% यान एक्सपोर्ट होता है मृत्युंजय जी। जी, एक सवाल सर आपसे और अतुल जी, छोटा सवाल कि सप्लाई का सिचुएशन क्या है? क्या आपने प्रोडक्शन के अनुमान में भी कोई बदलाव किया है? जी, देखिए प्रोडक्शन का हमारा क्रॉप कमेटी ने 344 लाख बेल्स 170 केजी का रखा है, हाँ। जो लास्ट ईयर 307 लाख बेल से 12% प्रोडक्शन ज्यादा होगा। अच्छा, क्योंकि इस साल 10% सोइंग का एरिया बढ़ गया है कॉटन का, ठीक है, और 5 से 10% यील्ड बढ़ सकती है। क्वालिटी को देखते हुए बहुत अच्छी क्वालिटी है तो यील्ड बढ़ेगी। अच्छा, तो अगर यील्ड इंप्रूव होगी तो ये क्रॉप थोड़ा और बढ़ेगा, मगर कम नहीं होगा। तो लास्ट ईयर से 12 से 15% क्रॉप बढ़ने की ठीक है संभावना है। मतलब 12% क्रॉप ज्यादा, 6% डिमांड कम, तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि फंडामेंटली अभी ये मार्केट कमजोर है। बहुत शुक्रिया गणात्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेटल की। और मेटल की बात इसलिए, मेटल की बात हम क्यों कर रहे हैं ये आपको जरा बता दें। मेटल की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कल LME पर, लंदन मेटल एक्सचेंज पर निकल के दाम 12% बढ़ गए थे। जी हाँ, 12% की तेजी आई थी कल निकल में। और कॉपर और निकल के भाव 5 महीने की ऊंचाई पर हैं
और जिंक 5 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है, एल्युमिनियम 2.5 महीने के ऊपरी स्तर पर ट्रेड कर रहा है। तो आज का हमारा सवाल यह है कि मेटल की इस तेजी में कितना दम है। बताइए मनोज जी, कितना दम मेटल की इस तेजी में? नमस्कार मृत्युंजय जी, बिल्कुल आपके माध्यम से हम पिछले 2-3 महीनों से लगातार बोलते आ रहे हैं कि यहाँ पे सारी बेस मेटल्स जो है वो ओवरसोल्ड जोन में थे, और हमने देखा है कि वहां से एक अच्छी जो है रिकवरी देखने को मिली है। जब यूएस के जो इन्फ्लेशन के नंबर है वो उम्मीद से कमजोर आए, उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आते हुए देखी। दूसरा, यहाँ पे जो चिली की जो सबसे बड़ी कॉपर माइन है, उन्होंने चाइनीज बायर के लिए जो कॉपर के जो भाव है वो गत वर्ष की तुलना में लगभग 33% अधिक प्रीमियम पे तय किए। और हम देख रहे हैं कि एलएमई वेयरहाउस स्टॉक में भी जो है गिरावट देखने को मिली। तो ऐसे सारे जो कारण थे जिसके चलते हमने बेस मेटल्स में एक अच्छी रिकवरी बनते हुए देखी है। हालांकि अभी चाइना के डिमांड को लेकर के थोड़ा कंसर्न्स है, क्योंकि वहां पे अभी भी जो कोविड के केसेस है वो निकल कर आ रहे हैं। तो वहां पे जो उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो पॉलिसीज के जो नॉर्म्स हैं वो ईज होंगे, अभी वहां पे अभी भी जो है स्ट्रिक्ट जो है कोविड पॉलिसीज देखने को मिल रही है। लेकिन ग्रेजुअली हमारा मानना है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में जैसे जैसे गिरावट आएगी आने वाले समय में, तो वो ओवरऑल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट करती रहेगी। तो अभी जो ये तेजी आई है ओवरऑल बेस मेटल पैक में, हमारा मानना है कि आगे भी ये टिकाऊ रहेगी। और ठीक है सर, कॉपर में यहाँ पे अभी और अच्छी बढ़त की मैं आता हूं उस पर। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मेटल में तेजी कंटिन्यू रहेगी। हमारे साथ प्रीतम पटनायक भी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के। पटनायक जी, आप जरा बताइए, क्योंकि मेटल में जो तेजी आई है उसके पीछे दो वजह, एक तो डॉलर कमजोर हुआ, उसका इम्पैक्ट हमने देखा, और दूसरा इम्पैक्ट ये कि बीच बीच में चाइना से खबर आ जाती है कि ओपन अप होने वाला है, ढील मिलने वाली है कोरोना प्रतिबंधों में, उसका भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है। हालांकि चाइना में फिर खबर आ रही है कि वहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिख रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या वाकई फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं अभी मेटल के, आपके हिसाब से? नितिन जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोग पार्टी बहुत जल्दी कर देते हैं, क्योंकि कोई भी न्यूज को बहुत गुड न्यूज मान के चल रहे हैं आजकल मार्केट में, स्पेशली जब चाइना को मान के चलते हैं। एक चीज मान के चलिए कि चाइना का जो भी न्यूज आता है वो थोड़ा सा ओपेक होता है। पहले वो बोलते हैं जीरो कोविड पॉलिसी है, कहीं बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट, मतलब उसको कहीं पे उसको नरम एटीट्यूड लेके चलेंगे, कहीं थोड़ा थोड़ा खोलना शुरू करेंगे, बट वापस वो रिवर्स हो जाता है क्योंकि कोविड के इन्फेक्शन बढ़ना शुरू होते हैं। मेरे को एक चीज मालूम है मिथुंजय, फंडामेंटल में आपको एक चीज बताता हूँ कि जो रैली आएगी मेटल में वो चाइना खुलने या ना खुलने से नहीं आएगी, पर उसकी जो इन्वेंट्री या सप्लाई के कंस्ट्रेंट के चलते ये जरूर एक रैली मेंटेन आएगी मेटल्स में। आप एक चीज मान के चलिए, बोथ रॉ मटेरियल के हिसाब से देखिए या आप फिनिश्ड रिफाइंड मेटल्स के हिसाब से देखिए, दोनों की इन्वेंट्री में बहुत कमी आई है। एंड जो रैली आएगी वो प्रीडोमिनेंटली इसलिए आएगी क्योंकि दोनों का सप्लाई कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंड है। रही बात उसमें, आप कोई भी मेटल उठा लीजिए, जिंक ले लीजिए, आप एल्यूमिनियम ले लीजिए या कॉपर, तीनों में यही हाल है। हाँ। तो रैली उसके बेसिस पे आएगी मेरे हिसाब से आगे। ठीक है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि स्टॉक बहुत कम हो गया था, उसका इम्पैक्ट हमने देखा था। चलिए अब आते हैं डायरेक्ट मुद्दे पे, जो दर्शक फंडामेंटल जानने के बाद सबसे पहले जानना चाहते हैं, वो ये कि टॉपिक क्या है, टारगेट क्या है। तो आप बताइए जतिन जी, आपकी टॉपिक मेटल में क्या है ऐसे मूड माहौल में, कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? मेरे हिसाब से जिंक का जो प्राइस है अभी भी एक्शन जो है उसके अंदर बाकी है। अभी सिर्फ रैली शुरू हुई है मेरे हिसाब से। पिछले एक हफ्ते में देख लें तो 7-8 पॉइंट की जो बढ़त है वो मुझे लग रहा है ये और जो है वो आगे बढ़ेगी। जिंक के अंदर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। हायर साइड में मुझे लग रहा है 283, 285 ये जो जोन्स हैं वहां तक डे ट्रेडर्स टारगेट रख सकते हैं, और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए 285 से लेकर 288 ये जो है वो टारगेट प्लेस लग रहे हैं मुझे। अच्छी खासी बढ़त जो है वो देखने मिल सकती है जिंक के प्राइसेस में। तो ठीक है, बेस मेटल के अंदर मेरी टॉपिक जो है जिंक के अंदर है फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 डेज। ओके, तो जिंक में आप कह रहे हैं कि 283 के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। आपकी टॉपिक मनोज जी मेटल में? मेटल में अभी भी यहाँ पे मेरा टॉप जो फेवरेट है वो कॉपर ही रहेगा। 697 पे बाय करके चलना चाहिए एमसीएक्स पर कॉपर। 689 का स्टॉप लॉस लगाए। 712 का लक्ष्य जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए रहेगा। कॉपर और जिंक, ये दो ट्रेड आपके लिए, इस पर आप नजर रखें। बहुत शुक्रिया पटनायक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेटल पर बात करने के लिए। मेटल, बेस मेटल के बाद अब हम बात करते हैं प्रीशियस मेटल की, गोल्ड की और सिल्वर की। और गोल्ड का भी मोमेंटम बना हुआ है, तेजी गोल्ड में अभी भी जारी है। आप देखिए करीब करीब 167 रुपये ऊपर है गोल्ड, 52,885 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का ताजा भाव है। आप जरा बताएं जतिन जी कि क्या 53,000 बहुत करीब है मार्केट, क्या 53,100, 53,200 के टारगेट के लिए आज गोल्ड को बाई किया जाए?
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये गोल्ड और सिल्वर की जो रैली है, इनफैक्ट ये जो नवंबर सीरीज जब से शुरू हुआ है, नवंबर मंथ जब से शुरू हुआ है, उसमें एमसीएक्स में तो बिल्कुल गोल्ड जो है सिर्फ एक ही दिन अभी तक नेगेटिव क्लोज दिया है, और ओपनिंग के बाद तो हमेशा ग्रीन में क्लोज दिया है। मैं ओपन प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से नहीं। जहाँ पर ओपन होता है उसके बाद अपॉर्चुनिटी बन रही है। एवरी डे हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग जो है हमेशा ओपनिंग से ज्यादा हो रही है। तो ये एक पॉजिटिव रुझान है। बायर्स का ये जो है वो पॉजिटिविटी का संकेत दिखा रहा है कि नीचे सर में जब भी प्राइसेस मिलते हैं तब ज्यादा एग्रेसिवली बाइंग हो रही है गोल्ड के अंदर। तो ये पकड़ के ही चलना चाहिए कि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। 12 डिप्स का स्ट्रैटेजी बनाकर रखो। 53,200, 53,300 ये जो लेवल्स है इस हफ्ते में टारगेट रखें, और हायर साइड में 53,500 जो है वो एक मेरा बेस टारगेट है, जो इस हफ्ते में मुझे लग रहा है आ जाना चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी गोल्ड पर हो गई। मनोज जी, चांदी पर आपका व्यू? चांदी में भी रुझान पॉजिटिव है मृत्युंजय जी, और अभी भी यहाँ पे बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। जिस तरह से बेस मेटल्स में रैली देखने को मिल रही है तो उसका भी सपोर्ट यहाँ पे सिल्वर को मिलता हुआ दिख रहा है। दिसंबर वायदा में 62,400 के स्तर पर बाइंग करें, 61,880 का स्टॉप लॉस लगाए, इंट्राडे के लिए 63,300 का लक्ष्य रख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करूं अगले एक महीने की, तो मेरा मानना है कि 67,000 तक यहाँ चांदी के स्तर जो आते हुए नजर आएंगे। तो अच्छा मोमेंटम चांदी में बना हुआ है, बाइंग की रणनीति बना के चलना। ठीक है, आप कह रहे हैं तेजी बढ़ेगी। 30 सेकंड में जतिन जी, आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि चांदी की चमक अभी और बढ़ने वाली है? यस डेफिनेटली, मेरे बाइंग लेवल्स जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लेकिन इन लाइन है मेरा व्यू भी। बाइंग साइड की ही रिकमेंडेशन रहेगी मेरी भी। 62,700, 62,500 इस बीच के अंदर जो रेंज है उसके अंदर बाई कीजिए। स्टॉप लॉस जो है वो 63,300 का लगाइए, छोटा सा स्टॉप लॉस दे रहा हूँ मैं, और टारगेट जो है वो सिमिलर है 63,400 के हिसाब से। ठीक है, दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि चांदी में आप बाइंग करें, चांदी के फंडामेंटल मजबूत हैं, आगे इसमें तेजी और बढ़ सकती है। चलिए, ये तो बात हो गई बुलियन की, मेटल की। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आज आपको कच्चे तेल में क्या करना चाहिए और एग्री मार्केट में कहां पर एक्शन दिख सकता है। इस पर बात ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ।